गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भारतीय ऑनलाइन क्लास में मैं हिमांशु शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे वर्गीकरण का आधार में हमने कंप्लीट कर लिया था। संगठन के स्तर पर हमने जीवों को 4 समूहों में बांटा था। पहला हमने किया था जीव द्रव्य आधार पर, फिर किया था कोशिका स्तर पर, फिर किया था ऊतक स्तर पर और लास्ट में किया था अंग तंत्र के स्तर पर। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया था। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज का टॉपिक लिखते हैं समिति के आधार। सममिति के आधार पर तो पहले आपको मालूम होना चाहिए सममिति किसे कहते हैं। तो ये देखिए, ये कोई वस्तु है, ठीक है। इस वस्तु का ये केंद्रीय बिंदु है। अब यदि इस केंद्रीय बिंदु से गुजरने वाली रेखा इसे समान 2 भागों में बांट दे तब तो कहेंगे इसको सममित, और अगर न बांट सके तो कहते हैं असममित। तो देखिए, ये लाइन है जो इस बिंदु से होकर निकल रही है, तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इसको बोलते हैं सममित। जैसे ये है और ये इसका केंद्रीय बिंदु। अब आपको इसको बांटना है, यहां से बांटते हो, क्या ये समान 2 भागों में है? ऐसे बांटो क्या? अब ये और ये दोनों, क्योंकि इस वाले पार्ट में ये शेप आ इधर नहीं आ, तो ये समान पार्ट में नहीं हुआ। तो मतलब जब केंद्रीय बिंदु से गुजरने वाली रेखा किसी पदार्थ को, किसी जीव को, किसी संरचना को अगर समान 2 भागों में न बांट सके तो इसको बोलते हैं असममित। दोनों चीज समझ में आ गई। सममित किसे कहते हैं? केंद्रीय बिंदु से गुजरने वाली रेखा द्वारा समान 2 भागों में बंटना सममित, और अगर न बढ़ सके तो असममित कहलाता है। तो इस आधार पर जीवों के 2 समूह बनाए गए, एक सममित जीव और एक असममित, ठीक है। अब बात करते हैं अपन असममित जीवों, ठीक है। असममित जीव, अब असममित जीव कौन से होते? जिनको केंद्रीय बिंदु से गुजरने वाली रेखा द्वारा समान 2 भागों में नहीं बांट सके वो कहलाते हैं असममित जीव। जैसे अमीबा। अब अमीबा का आकार कैसा होता है? अनियमित होता है, और अनियमित होने के कारण उसे समान 2 भागों में एक बिंदु से नहीं बांटा जा सकता। बात कर ले बगे क्लियर है एकदम कि ऐसे जीव समान 2 भागों में एक रेखा द्वारा नहीं बांटे जा सकते जो केंद्रीय बिंदु से होकर गुजरते। अब बात करते हैं सममित जीव। सममित जीव, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका आकार जो होता है वो चपटा होता है, या घंटे के समान होता है, या छाते के समान होता है। तो ऐसे जीवों का शरीर 2 भागों में बटा होता है, एक ऊपरी सतह, एक होती है नीचे सतह। ऊपरी सतह को बोलते हैं अपमुखी, क्योंकि इधरमुख होता है, और जिस सतह पर गुदा होती है तो उसको बोलते हैं अधोमुखी सतह कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे जीवों की विशेषता क्या होती है कि इनको किसी भी तल से काटा जाए तो उन्हें समान 2 भागों में बांटा जा सकता है। डायग्राम में देखिए, जैसे देखो आप, ये है स्टारफिश, ये इसका केंद्रीय अक्ष। तो आप इसको समान 2 भागों में जैसे ऐसे बांटा, या आपने इस तरह से बांट दिया, या आपने तो इसको आपने समान 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। ये डायग्राम और देखते हैं। जैसे अपना है हाइड्रा,
ये इनका केंद्रीय अक्ष है, ठीक है। अगर आप इसको कैसे काटते हो, ऐसे काटते हो, तो भी इसके इक्वल दो पार्ट होंगे। अगर आप इसको ऐसे काटते हो तो भी इसके इक्वल दो पार्ट होंगे। तो सममित जीव में अगर किसी जीव को जिनका आकार चपटा है या घंटी के समान है या छाते के समान है, उन जीवों को किसी भी तल से काटने पर अगर समान दो भागों में बढ़ जाते हैं तो ऐसे जीवों के समूह को बोलते हैं अरीय सममित जीव। अरीय सममित। और इसका उदाहरण होता है, वो होता है सिलेंड्रेटा, जिसका उदाहरण अपन ने देखा हाइड्रा, इकाइनोडर्मेटा, जिसका डायग्राम अपन ने बनाया है स्टारफिश, तारा मछली। तो ये हो गए कौन सी समिति, अरीय समिति। बात समझ आ गई। इस समिति के जंतुओं को बोलते हैं रेडिएटा समूह भी कहते हैं। जो अरीय समिति के जीव हैं उन्हें कहते हैं रेडिएटा। रेडिएटा समूह के जीव भी कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं अरीय समिति के अलावा कुछ विकसित जीव, जैसे कशेरुकी है या आर्थ्रोपोडा है या एनालिडा। एनालिडा का उदाहरण होता है केंचुआ हो गया। आर्थ्रोपोडा का उदाहरण आ गया बिच्छू हो गया, केकड़ा हो गया। ये जीव हो गए आर्थ्रोपोडा में। कॉर्डेटा में हो गए मानव है या मछली है या पक्षी है या सर्प है। ये सारे किसमें आते हैं, कॉर्डेट में आते हैं। तो इन जीवों को इस तरीके से नहीं बांट सकते। उन जीवों के अंदर एक निश्चित अक्ष होता है, उसी अक्ष से उन्हें समान दो भागों में बांट सकते हैं। तो बात करते हैं अगला देखो। दूसरा होता है द्विपार्श्व सममिति। जैसे देखो ये मानव है, लगभग संरचना के अंदर ये चीजें पाई जाती है। अब आप इसको केंद्रीय अक्ष ये हो गया, तो इस अक्ष से गुजरने वाली रेखा से दो भागों में बांटना है, तो कैसे काटेंगे। आप इसको ऐसे नहीं काट सकते, आप इसको ऐसे नहीं काट सकते। इसको केवल एक यही तरीका है, इसी आधार पर समान दो भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। जैसे आपको बता रहा हूं, एक ही जंतु है प्लेनेरिया। ये प्लेनेरिया चपटे जंतु होते हैं जो प्लेटिहेल्मिन्थस इसके अंदर आता है। तो इन जीवों को अगर बांटना हो तो आप केंद्रीय इनका ये। अब आप इसको ऐसे काट कर समान दो में बांट नहीं सकते, क्योंकि इधर का फेस अलग हो गया, इधर अलग हो गया। आप इसको ऐसे करते हैं, तो इनको अगर एक बार बांटना है तो सिर्फ और सिर्फ ये एक तरीका है, इसी आधार से उनको बांटा जा सकता है। इस प्रकार के समिति को बोलते हैं द्विपार्श्व समिति, मतलब दोनों ओर के समान भाग। जैसे यहाँ कांच लगा देते हैं, आप कांच के सामने खड़े हो गए, जैसे ये बोर्ड की जगह कांच लगा हुआ है और मैं ऐसे खड़ा हूँ, तो यहाँ जो प्रतिबिंब मेरा दिखाई देगा वो एकदम मेरा उल्टा दिखाई देगा। तो ये हो गई वो लाइन जिसके द्वारा इस पार्ट और इस पार्ट को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड किया। तो जैसा इधर दिख रहा है वैसा वैसा इधर दिखेगा। अगर मैं इधर ये वाला हाथ ऊपर करूंगा तो कांच में इधर वाला हाथ सामने वाला हाथ ही ऊपर होगा। तो इस प्रकार की समिति होती है, उसे बोलते हैं बाइलेटरल या द्विपार्श्व समिति कहा जाता है। जो उसका उदाहरण होता है बताया मैंने आपको भी, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का जंतु हो गया कौन सा, केकड़ा, बिच्छू, ये आर्थ्रोपोडा के जंतु हो गए। फिर बात करते हैं एग्जाम्पल में एनालिडा, केंचुआ, जोंक। फिर बात करते हैं कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में हो गए मत्स्य, पक्षी, सरीसृप,
स्तनी, ये सारे वर्ग कौन से होते हैं, द्विपार्श्व सममिति को दर्शाते हैं। तो हमने पहले बात की थी, जो अजय सममिति होते हैं उनको बोलते हैं रेडिएटा, इनको बोलते हैं बाइलेटेरिया। अजय सममिति वालों को बोलते हैं, यहां में लिखा था रेडिएटा, और द्विपार्श्व सममिति को बोलते हैं बाइलेटेरिया। ये तो रेडिएटा समूह कौन सा आ जाएगा, जिनमें अजय सममिति पाई जाएगी। बाइलेटेरिया कौन सा आएगा, जिनके अंदर द्विपार्श्व सममिति पाई जाएगी। तो सममिति के आधार पर जीवों के दो समूह बने, एक सममित जीव और एक असममित जीव। तो आपने देखा असममित जीव मतलब असममित जीव मतलब अमीबा वाला यानी प्रोटोजोआ वाला समूह अलग हो गया। अब उसके बाद जितने भी जीव थे वो सारे के सारे किसमें आ गए, सम्मिलित जीवों में आ गए। फिर सम्मिलित जीवों में भी दो समूह बन गए, अजय सममिति और द्विपार्श्व। तो वापस जीवों को दो भागों में बांट दिया, एक समूह बन गया कौन सा, बाइलेटेरिया, एक बन गया रेडिएटा। तो इस प्रकार इस आधार पर भी जीवों को अलग अलग समूह में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो ये था अपना सममिति के आधार पर। अब शुरू करते हैं ध्वनीय मुख व गुदा की उत्पत्ति के आधार पर। तो जो नेक्स्ट वर्गीकरण का जो आधार रखा गया है वो है ध्वनीय मुख व गुदा की उत्पत्ति के आधार पर। ध्वनीय मुख व गुदा की उत्पत्ति के आधार पर। तो इस आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा जाता है, एक प्रोटोस्टोमिया, दूसरा ड्यूटेरोस्टोमिया। समझते हैं क्या होता है। प्रोटोस्टोमिया और दूसरा होता है ड्यूटेरोस्टोमिया। तो क्या होता है, देखो जो विकसित जीव होते हैं उनके अंदर जन्म के पश्चात जो भ्रूण बनता है, जो जाइगोट बनता है, वो जाइगोट भ्रूण, तो विकसित जीव जो होते हैं उनके अंदर निषेचन के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज परिवर्तन के द्वारा विकसित शिशु में बदलता है। ये निषेचन से लेकर शिशु के जन्म के पहले की अवस्थाएं होती है जिनको बोलते हैं भ्रूणोद्भव कहते हैं। तो उन अवस्थाओं के बीच में जब कोरक रंध्र का निर्माण होता है, कोरक रंध्र जो कोरक के अंदर बनता है, कोरक बोलते हैं जो भ्रूण जाइगोट का परिवर्तन होता है, तो उसमें ठोस संरचना बनती है जो बहुकोशिकीय होती है, उसको बोलते हैं कोरक। तो उसके अंदर कोरक रंध्र बनता है। अब ये कोरक रंध्र का भविष्य दो चीजों पर निर्भर करता है। तो ये कोरक रंध्र है, तो ये कोरक में बना हुआ कोरक रंध्र ये भविष्य के अंदर या तो मुख में बदलेगा या गुदा में बदलता है। तो देखो कोरक ये बनता है किसके द्वारा, युग्मनज में परिवर्तन के द्वारा। कोरक, और कोरक के अंदर क्या होता है, फिर कोरक रंध्र बनता है। अब ये रंध्र या तो मुख में और या गुदा में, दोनों में से एक में बनना। अगर किसी जीव के अंदर यह कोरक रंध्र किसमें बदलता है, मुख में, कोरक रंध्र बराबर मुख, पहले क्या बन गया, मुख बन गया। और अगर यहां क्या होता है, कोरक रंध्र बनता है गुदा। ठीक है, यहाँ तो कोरक रंध्र किसमें बदलेगा, मुख में, कोरक रंध्र किसमें बदलेगा, मुख में, और यहाँ कोरक रंध्र बनेगा गुदा में। जिन जीवों के अंदर कोरक रंध्र मुख में बदलता है उन जीवों को बोलते हैं प्रोटोस्टोमिया, और जिन जीवों के अंदर कोरक रंध्र मुख से पहले क्या बनाता है, गुदा बनाता है, उनको बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया। बात समझ में आ गई। तो कोरक रंध्र का भविष्य क्या होगा, मुख या गुदा, इस आधार पर उनको दो समूह बांटे गए, उनको बोलते हैं प्रोटोस्टोमिया
और अगर गुदा बनता है तो ड्यूटेरोस्टोमिया। तो प्रोटोस्टोमिया के उदाहरण हैं वो है प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस, एनेलिडा, मोलस्का। प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों के अंदर पूरक रंध्र का जो रंध्र होता है वो पहले मुख में बदलता है, और इसके अलावा जो अन्य जीव है उनके अंदर ये बनता है गुदा के अंदर। तो देखो कौन कौन से हैं उसके अंदर, तो इकाइनोडर्मेटा, उसके बाद में आता है हेमिकॉर्डेटा, फिर आता है कॉर्डेटा, ये इसके सदस्य हैं। इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये क्या है, ड्यूटेरोस्टोमिया के सदस्य हैं। अब प्लेटीहेल्मिन्थीस का उदाहरण प्लेनेरिया, खिताकर्मी कह सकते हो, फिर आप कह सकते हो यकृतकर्मी कह सकते हो, ये सारे प्लेटीहेल्मिन्थीस के उदाहरण है। चपटे कर्मी, एस्केरिस इसको बोलते हैं गोलकर्मी, एस्केरिस है वो इसका उदाहरण है, एस्केरिस। फिर बात करते हैं एनेलिडा की, एनेलिडा का उदाहरण होता है, पहले बात की केंचुआ है, जोंक है, ये इसके उदाहरण है। फिर बात करते हैं आर्थ्रोपोडा, कीटों का समूह होता है आर्थ्रोपोडा, जैसे कीटवर्ग, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा जो अपन ने बात की थी, तारा मछली, स्टार फिश। हेमिकॉर्डेटा का उदाहरण एक ही है, वो है बेलेनोग्लोसस, और कॉर्डेटा का है जैसे मानव मानव, ठीक है। तो ये सारे संघों का विवरण अपन आगे करेंगे, इन सभी जीवों का डायग्राम बनाएंगे, इनके लक्षण देखेंगे, उस समय वापस अपन इनकी बात करने वाले हैं। तो सिंपल चीज है, मुख और गुदा, पहले अगर मुख बन रहा है तब तो प्रोटोस्टोमिया, पहले गुदा बनती है तो ड्यूटेरोस्टोमिया। तो इस आधार पर भी जीव कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार। तो ये भी एक बढ़िया इनका आधार रखा गया कि जीवों को, सारे जीवों को या तो प्रोटोस्टोमिया, कुछ जो प्रोटोस्टोमिया कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं वो प्रोटोस्टोमिया, और जो ड्यूटेरोस्टोमिया में है उनको ड्यूटेरोस्टोमिया वर्ग में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो ये था अपना मुख और गुदा की उत्पत्ति के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। अब बात करते हैं नेक्स्ट, वो है देह गुहा के आधार पर। देह गुहा के आधार पर, तो पहले बात करते हैं देह गुहा कहते किसको हैं, देह गुहा होती क्या है, ठीक है। तो देखते हैं, ये मैं किसी जीव का अनुप्रस्थ काट दिखा रहा हूं आपको, किसी जीव का मैंने अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट किसे कहता है, जैसे मैंने अपने ये मार्कर है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे काट रहा हूं तो इसको बोलता है अनुप्रस्थ काट, PS ट्रांसवर्स सेक्शन, समझ आ गई। तो जैसे किसी भी जीव को इस प्रकार से काटा तो काटने पर आपको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो वो डायग्राम मैंने आपको बनाया। तो ये जो देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये है आहार नाल, ये आहार नाल का रंध्र है, नलिका दिख रही है आपको। ये इसका आ गया कौन सा, बाह्य इसका, ठीक है, यानी एक्टोडर्म। और ये आ गया कौन सा इसका, एंडोडर्म। और अब ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। ये या तो कैसा होगा, देखो ये भरा हुआ है, ठीक है,
तो किससे बनेगा? तो ये एक्टोडर्म हो गया, एंडोडर्म बीच में कौन आ गया? मेसोडर्म। तो इसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर क्या करते हैं, जीवों को तीन समूह में बांटा गया है। एक देहगुहीय, दूसरा कूटगुहीय और तीसरा अगुहीय जीव। तो देहगुहा की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर जीवों के तीन समूह बने। अब देखते हैं कैसे। जैसे अगर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच का जो खाली भाग है, यही देहगुहा होता है। अगर ये पूरा का पूरा भरा हुआ है, क्या पूरा का पूरा भरा हुआ है, किससे? मेसोडर्म से, तब तो क्या बोलेंगे, इसमें गैप ही नहीं है। गैप नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? अगुहीय। बात समझ आई? यानी बिल्कुल गैप नहीं है तो क्या बोलेंगे, इसको अगुहीय जीव कहते हैं या अगुहीय स्थिति कहा जाता है। क्लियर? दूसरा देखते हैं यहाँ पर, ये बड़ा वाला एक्टोडर्म आ गया, ये एंडोडर्म आ गया, बीच में खाली जगह दिख रहा है और खाली जगह में आपको क्या दिख रहा है? कुछ ब्लैक कलर के पार्ट से दिख रहे हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं पूरा खाली नहीं है, या ऐसा कह सकते हैं पूरा भरा हुआ नहीं है। तो मतलब आधी स्थिति आ गई। आधी स्थिति को बोलते हैं कूटगुहीय। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? कूटगुहीय। तो ये मेसोडर्म के पार्ट हो गए, ये मध्य स्तर के पार्ट हो गए मेसोडर्म के। क्लियर है? तो ये गुफा के अंदर दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब कैसा हो गया? ये आभासी हो गया, कूटगुहीय। हो भी सकता है दिख भी रहा है और नहीं भी दिख रहा। कुछ कहते हैं कि भाई ये तो भरा हुआ है, भाई ये चार से दिखे तो भरा हुआ है, कुछ कहते हैं खाली है। तो ऐसी स्थिति में क्या बोलते हैं इसको? कूटगुहीय। और तीसरा होता है देहगुहीय। ये देखो, ये पूरी तरह से कैसा है? ब्लैंक है। तो ब्लैंक है तो कैसा हो गया? पूरी तरह से स्पष्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं देहगुहीय। तो जीव कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। इसको बोलते हैं देहगुहीय प्राणी, कूटगुहीय प्राणी, और इसको बोलते हैं अगुहीय प्राणी। तो देखो, जो कूटगुहीय प्राणी होते हैं, अगुहीय, तो जो अगुहीय प्राणी है उनका उदाहरण होता है सिलेंटेटा और प्लेटीहेल्मिंथेस। इसका उदाहरण कौन आ गया? सिलेंटेटा व प्लेटीहेल्मिंथेस। इन जीवों को जब सेक्शन कटिंग करोगे तो आपको इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है, यानी इनमें गुहा नहीं पाएगा। दूसरा बात करते हैं कौन सा? कूटगुहीय। तो कूटगुहीय प्राणी सदस्य होते हैं एस्के हेल्मिंथेस। सदस्य होते हैं एस्के हेल्मिंथेस, एस्के रेसिस का सदस्य है एस्के हेल्मिंथेस। ठीक है। और तीसरे की बात करें तो तीसरा कौन सा आ गया? जिसके अंदर स्पेस खाली पड़ा है, यानी गुहीय प्राणी। इनका सदस्य होते हैं एनालिडा होता है, ऑर्थोपोडा होता है, मोलस्क, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेट्स के सदस्य होते हैं वो यूजुलेमेटा। तो इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इसके एग्जाम्पल। बात समझ में आ गई? वापस देखो, मेसोडर्म वाला पार्ट जो मेसोडर्म से बनता है, अगर वो ब्लैंक है तो गुहीय प्राणी, अगर ब्लैंक नहीं है तो अगुहीय प्राणी, थोड़ा बहुत भरा हुआ है तो कूटगुहीय प्राणी। तो इस आधार पर जीव कितने प्रकार हो गए? तीन प्रकार के जीव हो गए। तो ये था देहगुहा के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अब शुरू करते हैं अगला टॉपिक। तो शुरू करते हैं अगला टॉपिक, वो है खंडी भवन। खंडी भवन मतलब सेगमेंटेशन, मतलब
जीवों का शरीर जो होता है वो छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना होता है। अगर खंडों से मिलकर बना हुआ है तो उसे बोलते हैं खंडीय भवन, और अगर नहीं बना होता तो उसे बोलते हैं अखंडीय भवन कहा जाता है। तो कितने प्रकार के हो गए इसमें भी जीव? 2 प्रकार के हो गए। या तो खंड युक्त होंगे, देखो जैसे दो डायग्राम बनाए मैंने आपके सामने। एक तो है प्लेनेरिया और एक मैंने बना दिया आपके सामने कोई भी एनालिडा संघ का सदस्य एनालिडा। अब आपको देखकर मालूम पड़ रहा है कि इसका शरीर पूरा का पूरा एक भाग दिख रहा है और इसके छोटे छोटे भागों से मिलकर बना हुआ है। तो ऐसे जीवों को बोलते हैं अखंडी जीव, इनको बोलते हैं खंडी जीव। तो अपन यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो खंडी जीवों के ऊपर अपना टॉपिक है। तो जीवों का शरीर छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना होता है। इस आधार पर जीवों को खंडी भवन कहते हैं। और खंडी भवन के आधार पर जीव 2 तरह के हो गए, एक वास्तविक खंडी भवन और एक होता है सतही खंडी भवन। वास्तविक खंडी भवन और दूसरा होता है सतही खंडी भवन, यानी ट्रू सेगमेंटेशन और सरफेस सेगमेंटेशन। जो ट्रू सेगमेंटेशन होता है इसमें जीव का शरीर के जो खंड बने होते हैं वो बाहर और भीतर, शरीर के अंदर और बाहर दोनों तरफ से एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। एग्जाम्पल जैसे एनालिडा, एनालिडा संघ के सदस्य जैसे केंचुआ है, ठीक है, नेरीज है, ये इसके सदस्य हैं जिनके अंदर स्पष्ट रूप से पाया जाता है। उसके अलावा आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में केकड़ा है, बिच्छू है, ये स्पष्ट रूप से खंडों में बटे होते हैं, ठीक है। कशेरुक प्राणी होते हैं तो, और जो विकसित जो कशेरुकी जीव होते हैं उनके अंदर खंडी भवन का कोई खास रोल नहीं होता, ठीक है। फिर बात करते हैं सतही खंडी भवन, यानी इसमें खंडी भवन केवल बाहरी सतह के ऊपर ही पाया जाता है, जो बाहर से देखने पर ही लगता है कि ये टुकड़ों से बना हुआ है, लेकिन अंदर से वो टुकड़ों में बटा हुआ नहीं होता। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे टीनिया सोलियम, ये है प्लेटी हेलमंथीस का, प्लेटी हेलमंथीस का। टीनिया सोलियम कैसा होता है देखो, इस प्रकार का जीव होता है जो हमारी आहार नाल के अंदर पाया जाता है। ये इसका बहुत छोटा होता है, इसका आल्पिन के सिर के समान, मैंने बड़ा करके दिखाया आपको, ठीक है। और ऐसे खंड से दिखते हैं इसके अंदर। तो ये खंड केवल बाहरी तौर पर लगता है, जैसे इंच टेप होती है, इंच टेप में आपने लाइनें देखी है, फीते के अंदर लाइनें देखी, वो लाइनें दिखने पर लगता है कि वो अलग अलग पार्ट है, लेकिन वो लाइनें ऊपर से केवल कलर किया हुआ होता है फीते के ऊपर। तो वैसे इसके अंदर देखिए सतही तौर पर क्या होता है, इसमें खंड दिखाई देता है, वास्तविक खंडी भवन नहीं हो पाया। तो इस आधार पर भी जीव कितने के हो गए, 2 तरह के, या तो खंडी भवन युक्त होंगे या खंडी भवन नहीं पाया जाएगा। और अगर ऐसे होंगे तो इसको भी 2 तरह का, या तो वास्तविक और या फिर केवल सतह के ऊपर पाया जाता है। तो ये था अपना खंडी भवन का टॉपिक। अब शुरू करते हैं अगला टॉपिक, वो है जनन स्तर के आधार पर। देखते हैं
जनन स्तर के आधार पर। तो देखो बच्चों, जीवों के अंदर जब निषेचन की क्रिया होती है तो उससे युग्मनज का निर्माण होता है, और युग्मनज का निर्माण होने के बाद उसका परिवर्धन होता है, जिसको बोलते हैं भ्रूणोद्भव। निषेचन के बाद युग्मनज, और युग्मनज से शिशु, जो ये गर्भस्थ है, मतलब गर्भ के अंदर ही शिशु बना है, ठीक है, तो गर्भ के अंदर युग्मनज बनता है, वहीं पर शिशु बनता है। तो यहां से यहां तक की प्रक्रियाओं को बोलते हैं भ्रूणोद्भव, मतलब भ्रूण के विकास की प्रक्रिया। क्लियर हो गई बात ये? अब यहाँ की जो अवस्थाएं होती है, उन अवस्थाओं में से एक अवस्था का नाम है गैस्ट्रुला भवन। मतलब जब युग्मनज से बना हुआ जो भ्रूण होता है वह गर्भाशय की दीवार पर जाकर चिपकता है, जिसे बोलते हैं रोपण, तब उस अवस्था में बदलाव होते हैं, और उसके बाद ये अवस्था आती है, और गैस्ट्रुला भवन के दौरान क्या बनता है, गैस्ट्रुला का निर्माण होता है, गैस्ट्रुला का निर्माण होता है। अब ये गैस्ट्रुला के अंदर क्या होता है वो देखो, इसमें जनन स्तर बनते हैं, जनन स्तर बनते हैं। तो देखो डायग्राम में देखो, इसमें गैस्ट्रुला के अंदर जनन स्तर बड़े कौन कौन से, देखो एक तो बन गया बाह्य, और ये बन गया आंतरिक। बात समझ आ गई? एक तो बन गया बाह्य, एक बन गया आंतरिक। बाह्य को बोलते हैं एक्टोडर्म, बाह्य जनन स्तर, और ये होता है आंतरिक जनन स्तर। इसको बोलते हैं एक्टोडर्म और इसको बोलते हैं एंडोडर्म। क्लियर है? अगर किसी जीव के जीवन चक्र के अंदर गैस्ट्रुला के दौरान केवल कितने जनन स्तर बनेंगे, 2, तो इसको बोलते हैं द्विकोरकी या द्विजनन स्तरीय। द्विकोरकी या द्विजनन स्तरीय जीव कहते हैं। द्विजनन स्तर में कौन सा होगा, एक तो बनेगा इसके अंदर एक्टोडर्म, एक बनेगा एंडोडर्म। दो बात समझ आ गई। अब करते हैं दूसरी बात। कुछ जीवों के अंदर ये एक्टोडर्म इसके उत्तक और एंडोडर्म इसके उत्तक, ये आपस में साझा करके एक और, यानी कुछ उत्तक इसने दे दिए और कुछ उत्तक इसने दे दिए, तो एक स्तर का निर्माण और हो जाता है। ठीक है, तो इस स्तर का नाम क्या हो गया? अब देखो, ये तो हो गया आंतरिक, ये हो गया बाह्य, तो ये मध्य वाला बन गया, इसको बोलते हैं मध्य जनन स्तर, मीजोडर्म, इसको कहते हैं मीजोडर्म। तो कौन से हो गए? त्रिकोरकी या त्रिजनन स्तरीय। तो इनमें कौन कौन से होंगे? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, यानी बाह्य जनन स्तर, मध्य जनन स्तर और आंतरिक जनन स्तर। तो इस आधार पर जीवों के दो समूह बन गए, एक तो द्विजनन स्तर वाले जीव, एक बन गए त्रिजनन स्तर वाले जीव। तो द्विजनन स्तर वाले जीवों का जो उदाहरण है वो है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा। ये तो है कौन सा? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा। पोरीफेरा का उदाहरण कौन सा हो गया? अपना शुरू में आया था स्पंज। सिलेंट्रेटा का उदाहरण कौन सा हो गया? हाइड्रा। तो सिलेंट्रेटा हाइड्रा संघ के सदस्य हैं। इनके अंदर तो कितने जनन स्तर? 2 जनन स्तर, यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाए जाए।
और दूसरा जो त्रिजन स्तर वाले जीव होते हैं उनका एग्जाम्पल होता है प्लेटीहेल्मिन्थीज, और उसके बाद में एस्केल्मिन्थीज, उसके बाद में आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, हेमिकोडेटा, कोटा। मतलब प्लेटीहेल्मिन्थीज से आगे वाले सारे सदस्यों के अंदर कितने जनन स्तर? 3 जनन स्तर। तो इसका बन जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थीज से कंटिन्यू आगे कॉर्डेट संघ के जीवों तक इसी प्रकार का जनन स्तर पाया जाता है। तो ये था अपना जनन स्तर के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो इस आधार पर कितने प्रकार के जीव हो गए? 2 प्रकार के, जो मैंने आपको समझाया। इसमें जो लास्ट आता है वो आता है कशेरुक दंड के आधार पर। कशेरुक दंड के आधार। तो देखिए कशेरुक दंड या नोटोकॉर्ड के आधार, इसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड। तो देखिए कुछ जीवों में नोटोकॉर्ड पाई जाती है और कुछ जीवों में नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती। तो पहले समझते हैं नोटोकॉर्ड क्या होता है। तो जीवों के अंदर मेसोडर्म के ऊपर एक शल्क के समान संरचना पाई जाती है। मेसोडर्म के ऊपर शल्क के समान संरचना पाई जाती है। यह संरचना मध्य पृष्ठ स्थिति में बैक में बीचों बीच स्थित होती है और इसी संरचना को बोलते हैं नोटोकॉर्ड। तो इस आधार पर जीव 2 तरह के हुए, एक जिनके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाएगी, एक जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाएगी। जिनमें पाई जाएगी उन्हें बोलते हैं कशेरुकी जीव या कॉर्डेट्स, और दूसरा होता है अनुपस्थित होती है, इसको बोलते हैं नॉन कॉर्डेट जीव कहते हैं। तो नॉन कॉर्डेट कहाँ तक आए? अपने पोरिफेरा से लेकर कहाँ तक? हेमिकॉर्डेटा तक। तो इन जीवों को तो बोलते हैं अपन नॉन कॉर्डेटा, और इसके आगे वाले जीव होते हैं वो सारे कॉर्डेट जीव कहलाते हैं। ठीक है, नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड अनुपस्थित, और कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड उपस्थित। इस आधार पर जीवों के 2 समूह बनाए। और अब अपन इसके आगे जो पढ़ेंगे वो यही अपना बेस है कि नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट हो गए, ये रहे नॉन कॉर्डेट हो गए, और कॉर्डेट। अब अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नॉन कॉर्डेट या अकशेरुकी जीवों का वर्गीकरण। अपने पढ़ेंगे तो कॉर्डेट जीवों का वर्गीकरण। तो ये था अपना आज का टॉपिक। तो इस टॉपिक में हमने सबसे पहले बात की समिति की, उसके बाद हमने बात की दीर्घवा की, उसके बाद हमने खंडीभवन की बात की, फिर हमने जनन स्तर की बात की, फिर हमने नोटोकॉर्ड की बात की। तो ये था अपना आज का जो जंतुओं के वर्गीकरण का आधार था, वो पूरा हो गया। आपको इसके नोट्स PDF में अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद आपको इन नोट्स को अपनी फेसबुक में मेंशन करना है। वीडियो आप देख रहे हो, कोई जो डाउट हो वो आप डाउट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप कंटिन्यू अपने पढ़ाई के साथ जुड़ें, क्योंकि आपका 10th का रिजल्ट क्लियर हो चुका है। अब आप आगे की पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि अब जो टाइम निकल रहा है आपका, ये आपको आपके सब्जेक्ट से दूर कर रहा है। तो इसीलिए आप टाइम टू टाइम पहले अपनी स्टडी को वेटेज दें। जब तक स्कूलें ऑनलाइन चल रही है तब तक आप इस तरीके से इसको पढ़ते रहें, और किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अगली बार मिलते हैं वापस इसी के टॉपिक के आगे कंटिन्यू पार्ट 2 में। तब तक आप अपना काम कंप्लीट कीजिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।